हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे और उस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। ठीक, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। अब ये जो टॉपिक है ये आपने पढ़ा कहाँ होगा? अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को ढंग से पढ़ा होगा तो वहां किसी न किसी बुक में इस कॉन्सेप्ट से आपका सामना जरूर हुआ होगा। ठीक है, इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट से यूपीएससी और पीसीएस में लगातार क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक, आइए इसको समझते हैं। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कोई ऐसा कानून जो संविधान के लागू होने से पहले बना है, ठीक है, तो अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ संविधान से टकरा रहा है तो वह पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, बल्कि वह छाया में चला जाता है, इक्लिप्स में चला जाता है। ठीक है, यानी कि लॉ सस्पेंड रहता है, डेड नहीं होता, केवल ओवरशैडोड हो जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ये कहता है। यहां पे आप ये ध्यान देंगे कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है इसका रिलेशन प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से नहीं है। क्लियर? यही बात यहां पे लिखी हुई है। अ लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स इज नॉट डेड, इट इज ओनली ओवरशैडोड। क्लियर? द लॉ बिकम्स इनऑपरेटिव, नॉट परमानेंटली इनवैलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह का कानून इनऑपरेटिव हो जाता है, यानी वह लागू नहीं रहेगा, लेकिन डिलीट भी नहीं होता है, वो कानून की बुक में हमेशा बना रहता है, केवल छाया में चला जाता है, केवल ओवरशैडोड हो जाता है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा जो लॉ होता है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है। ठीक, ये देखिए लिखा है नॉट वॉइड एब इनिशियो। मैं इसको आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि इस तरह का कोई भी लॉ, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ना, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है। इसका मतलब जहां जहां वह फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, केवल वहीं वहीं वह इनइफेक्टिव हो जाता है, वहीं वहीं पर वो गैर प्रभावी हो जाता है, बाकी जगह वह लागू रहता है। ठीक है, यह है वॉइड एब इनिशियो। क्लियर? अब ऐसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए आप कि मान लीजिए कि संविधान के लागू होने से पहले कोई एक ऐसा कानून बना जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आर्टिकल 19(1)(a। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। संविधान के लागू होने से पहले कोई ऐसा कानून बना जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करता था। अब बाद में संविधान आया और हमने फंडामेंटल राइट्स अडॉप्ट किए, और बाद में यही पुराना कानून उन फंडामेंटल राइट्स से टकरा गया। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या वह कानून पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? नहीं। ये जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि इस तरह का कानून पूरी तरीके से कैंसिल नहीं होगा, बल्कि जहां जहां वह फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, केवल वहीं वहीं वह इक्लिप्स में चला जाएगा, छाया में चला जाएगा, यानी इनऑपरेटिव मोड में वो चला जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन अगर बाद में कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और उस फंडामेंटल राइट को अगर मॉडिफाई कर दिया गया तो यही पुराना कानून फिर से रिवाइव हो जाएगा, पुनर्जीवित हो जाएगा। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। एक लाइन में कहें तो लॉ इज नॉट डेड, जस्ट ओवरशैडोड। क्लियर हुआ? अब ये संविधान की अगर बात कहें तो ये निकला कहां से आखिर? देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है ये अनुच्छेद 13 से निकलता है, आर्टिकल 13 से निकलता है, जो ये कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट से खिलाफ है तो वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर? कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन की जो को एक्सप्लेन किया वो किया था 1955 में। एक केस आया भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो उस केस में कोर्ट द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को एक्सप्लेन किया गया। कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फंडामेंटल राइट से अगेंस्ट है तो वह इक्लिप्स में जाएगा, लेकिन बाद में अमेंड होने पर वो रिवाइव हो सकता है। ठीक, तो ये कौन से केस में कोर्ट ने कहा? भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में। क्लियर हुआ? तो अब कुल मिला के कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में
तीन कंक्लूजन मेन निकलते हैं। पहला क्या है? पहला यह है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स केवल प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पर ही लागू होता है। दूसरा, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज जो होते हैं वो एक्लिप्स में नहीं जाते, डायरेक्टली वॉइड होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली शून्य घोषित हो जाते हैं। तीसरा कंक्लूजन, जब कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी स्थिति में कानून मरता नहीं है, केवल एक्लिप्स में चला जाता है और बाद में दोबारा वो कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। तो ये तीन कंक्लूजन निकलते हैं हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स से। अब मैं आपको समझाता हूं, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था वॉइड एब इनिशियो। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, वॉइड एब इनिशियो दरअसल एक कानूनी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है शुरुआत से ही अमान्य, यानी ऐसा कानून जन्म लेते ही अवैध माना जाता है, मानो कि वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। मान लीजिए सरकार ने कोई एक कानून बनाया जो कि शुरुआत से ही फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता था, तो ऐसे कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्या कहेगा? कि यह कानून वॉइड एब इनिशियो है, यानी यह कानून पहले दिन से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा माना जाएगा कि यह कानून कभी अस्तित्व में था ही नहीं और इसका जीरो लीगल इफेक्ट होगा, यानी इसका जो कानूनी प्रभाव होगा वो शून्य होगा। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब आप समझ गए? ऐसा कानून जो शुरू से ही अवैध माना जाता है, उसके लिए एक टर्म यूज होता है कोर्ट के द्वारा, वॉइड एब इनिशियो। क्लियर हुआ? अब जो कुछ मैंने आपको समझाया जरा इसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लॉ इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, इट इज ओनली एक्लिप्स्ड बाय फंडामेंटल राइट्स। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज रिमूव्ड, द लॉ कैन रिवाइव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इनकंसिस्टेंसी जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होके वो इनकंसिस्टेंसी को दूर कर दिया जाता है तो वही पुराना कानून फिर से अप्लाई हो जाता है, फिर से रिवाइव हो जाता है। क्लियर? अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ये आर्टिकल 13 पे बेस है, ये मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कॉन्फ्लिक्टिंग विद फंडामेंटल राइट्स एक्लिप्स हो जाते हैं। दे रिमेन इनएक्टिव ओनली फॉर सिटीजन्स, यानी वो जो नागरिक हैं उन पर लागू नहीं होते हैं। कैन बिकम एक्टिव अगेन इफ द कॉन्फ्लिक्टिंग फंडामेंटल राइट्स इज अमेंडेड, ये बात मैंने आपको भी बताई। जैसे एग्जांपल भी है, अब प्री 1950 यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। अब प्री 1950 लॉ रेस्ट्रिक्ट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, एग्जांपल है। अगर मान लीजिए कोई लॉ है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट करता है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट्स आर्टिकल 19(1)(a। अब वही कानून जब फंडामेंटल राइट्स को अडॉप्ट किया तो अगेंस्ट चला गया 19(1)(a) के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लॉ बिकम्स एक्लिप्स्ड, वह कानून छाया में चला जाएगा, एक्लिप्स में चला जाएगा। इफ फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड, लॉ रिवाइव्स। अगर कभी फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर दिया जाए तो यही लॉ फिर से रिवाइव हो जाएगा। क्लियर? अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, डज नॉट अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, दे बिकम वॉइड एब इनिशियो। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये केवल जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर ही अप्लाई होता है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर कोई बना है और वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है तो सीधा क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा वो। ठीक है, चलिए। वॉइड एब इनिशियो मींस अ लॉ दैट इज इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही अमान्य, ट्रीटेड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। ठीक है, यानी कि यह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम डे वन, नो रिवाइवल पॉसिबल, नो पार्शियल वैलिडिटी, फुल्ली इनवैलिड। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे। इफ जैसे एग्जांपल भी है, इफ पार्लियामेंट पासेस अ लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स आफ्टर 1950, इट बिकम्स वॉइड एब इनिशियो अंडर आर्टिकल 13(2), कंसिडर्ड लीगली नॉन एग्जिस्टेंट। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको ये सब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल भी है, अ 2010 लॉ बैन्स पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर मान लीजिए 2010 में कोई ऐसा कानून बनाया गया जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को बैन कर रहा था, तो क्या होगा? इट वायलेट्स आर्टिकल 19(1)(b), तो ये अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे कानून को शुरुआत से ही अमान्य माना जाएगा, अवैध माना जाएगा और कैन नॉट रिवाइव इन फ्यूचर, और ऐसा कानून कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता है। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में क्या बताया था मैंने आपको कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो बाद में रिवाइव ही हो सकते हैं। ठीक है, बट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रिवाइव नहीं होंगे। क्लियर हुआ? थोड़ा सा एक डिफरेंस समझते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और वॉइड एब इनिशियो में क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज
यानी कि जो संविधान लागू होने से पहले के जो कानून है उन पर लागू होगा। और वॉइड एब इनिशियो ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज यानी संविधान बनने के बाद जो कानून बने हैं उन पर लागू होगा। स्टेटस क्या है? इनऑपरेटिव यानी शैडोड, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में जो कानून है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वो इनऑपरेटिव मोड में रहेंगे, इक्लिप्स में चले जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो इनवैलिड फ्रॉम स्टार्ट, ये जो कानून होंगे वॉइड एब इनिशियो में जो कानून आएंगे वो शुरुआत से ही अवैध माने जाएंगे, ठीक। रिवाइवल, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में जो कानून है उनका रिवाइवल हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब फंडामेंटल राइट्स और इस तरह के कानून में जो असंगतता है, जो इनकंसिस्टेंसी है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको दूर कर दिया जाए तो वही पुराना कानून रिवाइव हो सकता है, पुनर्जीवित हो सकता है। लेकिन वॉइड एब इनिशियो में जो कानून है उनका रिवाइवल किसी भी स्थिति में नहीं होने वाला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसा कानून बना है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट कर रहा है तो पहले दिन से ही अवैध माना जाएगा, उसके रिवाइवल का कोई चांस नहीं है, ठीक है, उसका जीरो लीगल इफेक्ट माना जाएगा। बेसिस क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का बेसिस है आर्टिकल 13 प्लस केस लॉ, और वॉइड एब इनिशियो का जो बेस है वो है आर्टिकल 13(2). क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है और वॉइड एब इनिशियो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। तो अब तक हमने ये समझा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, लॉ ओवरशैडोड नॉट डेड, अप्लाइज टू प्री 1950 लॉज। वॉइड एब इनिशियो, लॉ डेड फ्रॉम बर्थ, अप्लाइज टू पोस्ट 1950 अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। क्लियर हुआ? अगर आपको अब ये समझ में आ गया तो मैं आपके 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वॉइड एब इनिशियो अप्लाइज टू विच लॉज? वॉइड एब इनिशियो कौन से कानूनों पर लागू होता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज या बोथ? ठीक है, यानी संविधान पूर्व कानूनों पर लागू होता है, संविधान लागू होने के बाद जो कानून बने उन पर लागू होता है, या इन दोनों पे लागू होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन इज दैट डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ लॉज? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत किस प्रकार के कानूनों पर लागू होता है? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज या बोथ? यानी संविधान लागू होने के बाद के कानूनों पर, या संविधान लागू होने से पहले के कानूनों पर, या दोनों कानूनों पर? तो प्लीज इनका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो अगर आप पॉलिटी को इसी तरह सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। थैंक यू।